नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पाठ संख्या 2। दोस्तों 2 ध्रुवीयता का अंत, इस पाठ में से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सेशन को पूरा देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये इतनी सी दोस्तों मेरी विनती है, आप इसको दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। इससे दोस्तों हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और आपके साथ जितना भी हम कार्य कर रहे हैं वो दोस्तों ऑथेंटिक कर रहे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं। पूर्ण आपकी दोस्तों उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हमें दोस्तों हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। पहला प्रश्न है दोस्तों, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों पहला कथन है इसके अंदर, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद जो प्रभावी विचारधारा थी। दूसरा है दोस्तों इसके अंदर कि उत्पादन के संसाधन पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण था। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर जनता को आर्थिक आज़ादी। नेक्स्ट चौथा इसके अंदर दोस्तों अर्थव्यवस्था का हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। दोस्तों इसके अंदर ये जो कथन है ये गलत है। दोस्तों जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। 1991 में रूस बिखराव के बाद शॉक थेरेपी द्वारा मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। दोस्तों इसके अंदर ये व्याख्या की गई है कि जनता को आर्थिक आज़ादी नहीं थी। 1991 में रूस बिखराव के बाद शॉक थेरेपी द्वारा मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसकी हम व्याख्या सीधे ही पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों अफगान संकट दोस्तों कब आता है? ये अफगान संकट है दोस्तों ये 1979 के अंदर आता है। दिसंबर 1979 के अंदर क्या है? अफगान संकट। बर्लिन दीवार का गिराना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बर्लिन की दीवार कब गिरी गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो दोस्तों बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिराई गई। दोस्तों कब? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिराया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का दोस्तों विघटन कब होता है? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है। नेक्स्ट है चौथा दोस्तों रूसी क्रांति, मेंशेविक क्रांति फरवरी 1917। दोस्तों जो बोल्शेविक क्रांति है दोस्तों, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917। जूलियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च 1917 को ये क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति दोस्तों 25 अक्टूबर 1917 को, जूलियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को ये होती है। ये दोस्तों इसके अंदर अंतर है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ये हम सीधे ही व्याख्या पढ़ते हैं तो इससे हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। दोस्तों मैं कथन भी पढ़ लेता हूँ, संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत शीत युद्ध का समापन है। नेक्स्ट है दूसरा दोस्तों कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म 1991। इसमें सोवियत संघ के 15 में से 11 राज्य शामिल हुए थे। किसमें? CIS में, ठीक है ना। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव और मध्य पूर्व में संकट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला मध्य पूर्व में संकट। वे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य पूर्वी एशियाई गणराज्य में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक व नस्लीय लिहाजे से अलग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय समृद्ध गणराज्यों, बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रूस, जॉर्जिया व यूक्रेन क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। लिथुआनिया सोवियत रूस का वह हिस्सा था जिसने 1988 में सबसे पहले सोवियत रूस से अलग होने की घोषणा की, जो मार्च 1990 में सोवियत रूस से अलग होने वाला पहला राज्य बना था। दोस्तों सोवियत रूस से अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? ये था लिथुआनिया। कब होता है दोस्तों? मार्च 1990 के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाइए। दोस्तों इसमें मेल बिठाना है। मिखाइल गोर्बाचेव ये दोस्तों कौन थे? इसके मेल बिठाना है। तो दोस्तों इसके सीधा ही बता दिया है इन्होंने कि कैसे करना है। तो दोस्तों मिखाइल जो गोर्बाचेव है, सुधारों की शुरुआत। मिखाइल गोर्बाचेव की ग्लास्नोस्त खुलापन लोकतांत्रिकरण नीति वह पेरिस्टाइका आर्थिक पुनर्निर्माण की नीति के कारण सुधारों की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है दोस्तों शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल। IMF व विश्व बैंक का आर्थिक मॉडल जिसमें आघात पहुंचाकर के इलाज करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। ये दोस्तों इसके अंदर मिलान करना है। तो दोस्तों आप इसको प्रश्न को देख लेना, ये दोस्तों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ पांचवा प्रश्न है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है? दोस्तों सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित
है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है साम्यवादी विचारधारा पर। कौन सी विचारधारा पर? साम्यवादी विचारधारा पर। कौन सी दोस्तों? सोवियत राजनीतिक प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न हमारा, सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गार्बाचोव थे। कौन थे दोस्तों? मिखाइल गार्बाचोव थे। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां प्रश्न हमारा, सोवियत संघ का विघटन कब होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को होता है। कब होता है दोस्तों? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन होता है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न दोस्तों, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए देशों ने कौन सा संगठन बनाया? तो उस देशों ने दोस्तों कौन सा संगठन बनाया? CIS संगठन बनाया। कौन सा संगठन? CIS संगठन, राष्ट्रकुल संगठन बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नवा प्रश्न है दोस्तों कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ से अलग हुए कितने देश राष्ट्रकुल दोस्तों जो संगठन है उसमें शामिल हुए थे? तो दोस्तों 15 में से 11 देश है वो इस संगठन में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये सोवियत संघ किस वर्ष हुआ, कितने राष्ट्रों को मिला करके बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला 1922 में 15 राज्यों को मिला करके क्या किया? दोस्तों 1922 में 15 राज्यों को मिला करके क्या किया? सोवियत संघ का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 11वां प्रश्न हमारा, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बनता है? बोरिस येल्त्सिन। कौन दोस्तों? बोरिस येल्त्सिन है वो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां प्रश्न, सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम लिखिए। दोस्तों सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन कौन सा, उसका नाम बताना है। तो दोस्तों 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया। कब दोस्तों? 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया। 1989 में गार्बाचोव ने घोषणा की कि वार्सा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करे। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया था। वार्सा सैनिक संगठन को दोस्तों 1 जुलाई 1991 को समाप्त कर दिया गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है, किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? दोस्तों किस पार्टी का सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होना कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों सोवियत राज व्यवस्था पर दबदबा रहा। नेक्स्ट है 14 प्रश्न दोस्तों, किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है मिखाइल गार्बाचोव की। गला स्तनोत यानी खुलापन व पेरिस्त्राइका आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों ने सुधारों की शुरुआत की। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न दोस्तों, किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसका गिरना है और शीत युद्ध का दोस्तों क्या है? अंत का प्रतीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना क्या है दोस्तों? गिरना शीत युद्ध का अंत का प्रतीक है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न दोस्तों, सोवियत रूस में मेंशेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों सोवियत रूस में मेंशेविक क्रांति कब होती है? फरवरी 1917 के अंदर होती है। कब होती है? फरवरी 1917 में मेंशेविक क्रांति होती है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न दोस्तों, सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब होती है? दोस्तों मेंशेविक क्रांति और बोल्शेविक क्रांति बिल्कुल अलग अलग है, इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को सोवियत राज्य में समाजवादी क्रांति हुई थी जो पूंजीवादी के विरुद्ध हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न, सोवियत रूस ने बोल्शेविक क्रांति का नारा था। दोस्तों सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? ये था भूमि रोटी व शांति। दोस्तों क्या था? भूमि रोटी व शांति, ये इसका नारा था। नेक्स्ट है दोस्तों 19वां प्रश्न हमारा कि सोवियत रूस ने बोल्शेविक क्रांति का उद्देश्य क्या था? दोस्तों सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना व मिल्कियत पर प्रमुख रूप से राज्य का अधिकार स्थापित करना था। दोस्तों नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना व मिल्कियत पर प्रमुख रूप से राज्य का अधिकार स्थापित करना था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्या दोस्तों सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसका दोस्तों राइट आंसर है कि वह शासन प्रणाली जो निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज में समानता के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए राज्य और साम्यवादी पार्टी को प्राथमिकता देती है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल व विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं होती है एवं अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध रूप से राज्य के नियंत्रण में आगे बढ़ाया जाता है। ये दोस्तों सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है दोस्तों? सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 विशेषताओं को बताना है। तो दोस्तों इसके अथवा में सोवियत अर्थव्यवस्था की 3 विशेषता बतानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है सोवियत अर्थव्यवस्था में राष्ट्र की संपदा पर
मिल्कियत का अधिकार राज्य के पास था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये अधिकार पूंजीपतियों के पास होता था। दूसरी व्यवस्था है दोस्तों, सोवियत अर्थव्यवस्था लोक कल्याण पर आधारित थी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप की नीति पर आधारित थी। दोस्तों, जो सोवियत अर्थव्यवस्था या लोक कल्याण पर आधारित थी, और जबकि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो हस्तक्षेप की नीति पर आधारित थी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा तीसरा जो पॉइंट है, सोवियत अर्थव्यवस्था में नौकरशाही का शिकंजा कसे होने के कारण इसका स्वरूप सत्तावादी था। दोस्तों, सोवियत अर्थव्यवस्था में नौकरशाही का शिकंजा कसे होने के कारण इसका स्वरूप है वो सत्तावादी था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, किसकी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कौन सा 22वां प्रश्न है कि किन बातों के कारण गार्बोचेव सोवियत संघ में सुधारों के लिए क्या होते हैं बाध्य हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 70 वर्षों के कम्युनिस्ट पार्टी शासन के कारण। 70 वर्षों के कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के कारण प्रशासन की गति अवरुद्ध हो गई, चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था तथा अपनी गलती सुधारने में व्यवस्थाएं असक्षम थी। इसके कारण दोस्तों गार्बोचेव ने सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुए। दूसरा कारण है कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को जनता से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, अतः आम नागरिक अलग थलग पड़ गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, सोवियत संघ की विशालता के बाद भी सत्ता केंद्रीकृत थी, जिससे पार्टी सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रही। इन कारणों से गार्बोचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कौन सा प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि सोवियत संघ के विघटन से भारत मित्र विहीन हो गया। दोस्तों सोवियत संघ के विघटन से भारत है और मित्र विहीन हो गया। दूसरा है दोस्तों सोवियत संघ विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति व आर्थिक नीतियों का पुनरावलोकन करना पड़ा। तीसरा है दोस्तों पॉइंट, भारत ने अपनी विदेश नीति से पूर्व की ओर देखो 24 जुलाई 1991 वह अपनी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण की नीति अपनी। कौन सी नीति दोस्तों? पूर्व की ओर देखो और उदारीकरण की नीतियों को अपनाया था। ये दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 24वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, शॉक थेरेपी क्या है? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतर तरीका था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर क्या करना? उपचार करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विश्व बैंक व IMF द्वारा निर्देशित मॉडल, जिसमें साम्यवादी व्यवस्था का समापन कर वहाँ निजी स्वामित्व व्यवस्था को अपनाया गया था। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य समाजवादी व्यवस्थाओं से पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे थे। नेक्स्ट है दोस्तों, इस मॉडल के तहत हर देश को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर मुड़ना था। सोवियत संघ के हर दौर की संरचना से निजता पाना था। इस मॉडल के अनुसार मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में मिल्कियत पर राज्य का स्वामित्व था। शॉक थेरेपी के कारण व्यवस्थाओं से बाहरी व्यवस्थाओं की ओर रुझान बदल गए, अर्थात शॉक थेरेपी के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही किसी देश का विकास किया जा सकता है, अतः प्रत्येक राष्ट्र को मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करता हूँ शॉक थेरेपी का रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, और एतवां प्रश्न है रूस में शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रूस बिखराव के बाद 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेचा गया। दोस्तों रूस के बिखराव के बाद 90% उद्योग है वो निजी हाथों में बेचा गया। दूसरा पॉइंट है पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो गई तथा जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। नेक्स्ट है तीसरा, ये कदम उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। दोस्तों उद्योगों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया इस जो ये दोस्तों उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जो 26वां प्रश्न है, सोवियत संघ विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र को जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है कि फास्टर डलेस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न तो स्थायी मित्र है और न कोई स्थायी शत्रु है, एक राष्ट्र के हित ही स्थायी है, अतः भारत को अपने राष्ट्रीय हित देखते हुए अमेरिका से दोस्ती को और अधिक घनिष्ठ कर लेना चाहिए। ये दोस्तों किसके कथन है? फास्टर डलेस के कथन हैं। अब अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अब दोस्तों अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटना है। पहला इसके अंदर पॉइंट है दोस्तों, जो भारतीय विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के रूप में देखते हैं उनका मानना है कि भारत को वाशिंगटन से दूरी रखनी चाहिए तथा अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए।
दूसरा है दोस्तों, कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि अमेरिकी वर्चस्व को भारत को फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत को अमेरिकी विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अमेरिकी विरोध के अंदर भारत को नहीं जाना चाहिए, भारत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तीसरा है दोस्तों इसके अंदर कि कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत को अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाना चाहिए ताकि भारत अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने में सक्षम हो सके। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका संबंध इतने जटिल है जिनके एक पक्ष पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अतः एक राजनीति के तहत अमेरिका के साथ भारत को समुचित मेल जोल तैयार करना होगा। अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए दो प्रकार की रणनीति का सहारा लिया जा सकता है। कौन कौन सी दोस्तों रणनीति है? पहली रणनीति है हमारी दोस्तों ब्रेड बैंगन राजनीति। इसका मतलब क्या होता है? ब्रेड बैंगन राजनीति, जैसे बहे ब्यार पीट तैसी कीजिए। दोस्तों, जैसी बहे बयार पीट तैसी कीजिए। सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने की बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कई उचित रणनीति है। ब्रेड बैंगन थ्योरी रैंडल क्लेवलर ने दी थी। दोस्तों, ये ब्रेड जो बैंगन ये थ्योरी है किसने दी थी? रैंडल क्लेवलर ने दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों छुपा ले की नीति। दोस्तों, छुपा ले की नीति का मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों बेवजह क्रोध से बचना। इसका दोस्तों मतलब होता है कि बेवजह है वो क्रोध से बचना चाहिए। सबसे ताकतवर देश से यथासंभव दूर रहना चाहिए। ये नीति दोस्तों अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 कारण बताइए और अथवा में दोस्तों किन बातों के कारण गार्बोचेव सोवियत रूस में सुधार के लिए बाध्य हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों, पहला है सोवियत संघ के राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा है। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई तथा सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा राज व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा और राज व्यवस्था पर खुलेआम सवाल खड़े कर दिए गए। दूसरा पॉइंट है सोवियत व्यवस्था कमज़ोर होने का एक कारण सोवियत संघ ने अपनी संसाधनों को परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। नेक्स्ट है सोवियत संघ अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहे और इससे सोवियत संघ पर आर्थिक दबदबा बढ़ा और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर पाई। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पश्चिमी देशों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी जिससे वह अपनी राज व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर को भांप गए। सालों से इन लोगों को ये बताया जा रहा था कि सोवियत राज व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ चौथा पॉइंट की। चौथा पॉइंट है दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक सोवियत संघ प्रशासन किया, लेकिन अब ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई बल्कि भारी भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई। ये राज व्यवस्था अपनी गलतियों को सुधारने में असक्षम थी। राज शासन व्यवस्था में खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश में विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण बनाए रखना चाहती थी। इस व्यवस्था में सबसे बुरी बात पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिसके कारण जन आधार खिसकता चला गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों 28वां प्रश्न है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताइए और इसके अथवा में प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। 1991 में सोवियत संघ के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति में मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन क्या है दोस्तों? शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई व एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दोस्तों क्या है? पहला कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुई और एक नई शांति की संभावना का जन्म होता है। तो दोस्तों समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, ये विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध विवाद ने दोनों गुटों की सेना को उलझाया, विश्व को सैन्य गुटों में बांटा, हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया। अब ये सब कुछ खत्म हो गया और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गई। विश्व की राजनीति में शक्ति के संबंध बदल गए जिससे विचारों और संस्थाओं को अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावनाएं थी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद बची हुई एक महाशक्ति का दबदबा रहेगा, एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, फिर कई देश मोहरे बनकर उभरेंगे
करेंगे तथा किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। लेकिन शीत युद्ध के समापन के कारण अमेरिका महाशक्ति बन बैठा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं प्रभुत्वशाली देश अमेरिका की सलाहकार बनी। राजनीतिक रूप में उदारवादी लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा था। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ नए देश का उदय था। इन सभी देशों की स्वतंत्रता पहचान बनी। इनमें से कुछ पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ और नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूती के रिश्ते जारी रखे तथा पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। तो दोस्तों आज हमने आपके दूसरे पार्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। ये दोस्तों आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों तीसरे प्रश्न पार्ट के साथ मिलेंगे, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।